स्टेटमेंट है फर्स्ट न्यूमेरिकल की, अ व्हील विद 12 मेटल स्पोक्स। 12 मेटल की स्पोक्स हैं, ये देखा होगा, पता ही होगा आपको। जैसे साइकिल का व्हील होता है या मोटरसाइकिल का व्हील होता है, वो इसी तरह का होता है। दरमियान में एक्सल होता है और ये साइड पे रिम होता है, आउटर रिम होता है। एक्सल और आउटर रिम को कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से मेटल की वायर्स होती हैं। दीज मेटल वायर्स आर कॉल्ड स्पोक्स। तो खैर ये इसी तरह का एक व्हील है। कहता है इसकी टोटल 12 स्पोक्स हैं और हर स्पोक की जो लेंथ है वो है 0.6 मीटर। हर स्पोक की जो लेंथ है, द लेंथ इज 0.6 मीटर्स। 0.6 मीटर ये इस एक स्पोक की लेंथ है। जरा हर स्पोक की इतनी लेंथ है 0.6 मीटर्स। कहते हैं ये व्हील जो रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है 80 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से। इसकी जो रोटेशन है इस डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट कर रहा है और इसकी रोटेशन की स्पीड कितनी है 180 रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो यहीं से आप इसको कन्वर्ट कर लें रेडियन पर सेकंड में। तो ये देखें जरा, ये असल में ऐसे लिखा हुआ है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ये इसका मतलब है। ठीक है, अच्छा इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो बनेगा 180 मल्टीप्लाई, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। और मिनट की जगह लिख दें 60। जरा एक मिनट में 60 सेकंड्स हुए, तो ये आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करके दे देगा। जो भी आंसर आएगा देख लीजिएगा। अच्छा मजीद देखें, कहता है कि इन अ प्लेन नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये व्हील। अर्थ अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो खैर इस चीज को छोड़ें, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये बात उसने बताई हुई है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने मैंने क्रॉस की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर दी है। मींस कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इन टू द बोर्ड है। आप चाहें तो आउटवर्ड कर लें, इट डजेंट मैटर। परपेंडिकुलर ही रखना है तो चाहे आउटवर्ड करें चाहे इनवर्ड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड है 0.6 गॉज। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, वो है 0.6 गॉज। तो इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लें तो लिखा 0.6 मल्टीप्लाई, आपको पता है कि एक गॉज में कितने टेस्ला होते हैं, 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं। तो ये लिख दिया मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और ये कन्वर्ट हो गया टेस्ला में। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गई। कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड रिम। एक्सल और रिम के दरमियान कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखें ईएमएफ वाकई इंड्यूस होगी या नहीं होगी। तो यस बिल्कुल होगी, ईएमएफ तो इंड्यूस होगी, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि जब ये व्हील रोटेट करेगा तो ये मेटल की जो वायर्स हैं, ये मेटल की जो स्पोक्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेंगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह है, इनवर्ड है, इनटू द बोर्ड है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द बोर्ड है तो व्हील की रोटेशन के दौरान ये मेटल की स्पोक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेंगी। नतीजा नतीजा ये होगा कि इन स्पोक्स के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ईएमएफ किन किन दो पॉइंट्स के दरमियान इंड्यूस होगी। अगर मैं सिर्फ एक मेटल की स्पोक की बात करता हूं, सपोज करें कि ये वाली मेटल की स्पोक है, तो इस मेटल की स्पोक के एंड्स के दरमियान ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो देखें जरा, एक पॉइंट ये वाला है और दूसरा पॉइंट ये वाला है। अब इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो एक पॉइंट किधर है, एक पॉइंट है रिम पे और दूसरा पॉइंट है एक्सल के ऊपर। तो इसका मतलब है फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिम और एक्सल के दरमियान ही पैदा होगी ना। तो यही तो उसने न्यूमेरिकल में भी कहा हुआ है, कहते हैं फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन रिम एंड एक्सल। ठीक हो गया। इस तरह तमाम की तमाम स्पोक्स को देख लें, हर स्पोक का एक एक एंड रिम के ऊपर है, दूसरा दूसरा एंड एक्सल के ऊपर है। तो दैट्स व्हाई हर स्पोक के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन रिम एंड एक्सल। यही बात उसने हमसे पूछी हुई है। खैर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिएगा जरा इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज होगा। सीधी सी बात है VDL साइन थीटा, क्योंकि ये ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस हो रही है, मोशन की वजह से। तो जब मोशन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ है तो फिर मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हम यूज करेंगे। और मोशनल ईएमएफ के लिए, मोशनल ईएमएफ का फार्मूला क्या था, डेरिवेशन हमने इसकी की थी, दैट वाज BVL। ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा, अब हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमें लेंथ चाहिए और हमें चाहिए वेलोसिटी। अब जरा देखें, मैग्नेटिक फील्ड का तो मैग्नीट्यूड उसने खुद ही हमें बता दिए, 0.6 10 की पावर -4 टेस्ला, मसला हल हो गया। लेंथ, लेंथ किसकी, जब हमने मोशनल ईएमएफ का फार्मूला ड्राइव किया था तो उस फार्मूला को देखिएगा, जो कंडक्टर मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस
उस कंडक्टर की जो लेंथ थी दैट वाज लेंथ एल। ठीक है, अब यहां पे कौन सा कंडक्टर मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, वो है मेटल की स्पोक, और मेटल की स्पोक की लेंथ हमें पहले से पता है, यानी जो कंडक्टर मूव कर रहा है उसकी लेंथ हमें पता है, एल की वैल्यू बन गई 0.6, लिहाजा एल की वैल्यू भी हमें पता है, कोई मसला नहीं, वो भी हम इजीली पुट कर देंगे। मसला है वेलोसिटी का, कितनी वेलोसिटी से ये रिम रोटेट कर रहा है वो हमें नहीं पता, हमें जो बताइए वो एंगुलर वेलोसिटी बताइए, हमें लीनियर वेलोसिटी नहीं बताई, हमें वी की वैल्यू नहीं बताई, हमें ओमेगा की वैल्यू बताइए। तो कोई मसला नहीं, हम वी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखें जरा, इसी को आगे चलाते हैं। वी की जगह हम लिख देंगे आर ओमेगा, क्या ख्याल है, याद है ना फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वही वाला फार्मूला यूज किया, यानी वी और ओमेगा को रिलेट कर दिया, वी की जगह आर ओमेगा पुट कर दिया। अब जरा देखिएगा, बी की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, कैलकुलेशन कर लें जो भी ओमेगा की वैल्यू आती है, कोई मसला नहीं है। मसला है आर, रेडियस, रेडियस की कौन सी वाली वैल्यू पुट करें। अब यहां आप लोगों ने जो मिस्टेक करनी है वो मिस्टेक अपनी नोट कर लें। आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने कहना है कि मेटल की स्पोक की जो लेंथ है वो इस व्हील का रेडियस है, लिहाजा पूरे का पूरा रेडियस उठा के एज इट इज यहां पे पुट कर दो, बात ही खत्म, सारी सत्यानाश। ऐसे नहीं करना। वजह वजह उसकी ये है कि जब रोटेशन हो रही है, देखें पूरे का पूरा पूरी की पूरी स्पोक रोटेट कर रही है, अब यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो स्पोक के एंड्स के अक्रॉस हो रही है, तो फिर कंसिडर हम किसको करेंगे, स्पोक को कंसिडर करेंगे, व्हील को कंसिडर नहीं करेंगे, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा जब हमने स्पोक को कंसिडर करना है तो रेडियस किसका होगा, रेडियस स्पोक का रेडियस होगा। अब स्पोक का रेडियस तो वेरी कर रहा है, देखें जरा, इस एंड पे रेडियस 0 है, ऊपर वाले एंड पे रेडियस मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कितना है डेफिनेटली आपको पता ही है, जितनी इसकी लेंथ है यानी 0.6। अब पूरी की पूरी स्पोक के अक्रॉस रेडियस तो वेरी कर रहा है, यहाँ पे रेडियस 0, फिर रेडियस इंक्रीज हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, हो रहा है करते 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 एंड पे जाके रेडियस मैक्सिमम हो जाता है जिसकी वैल्यू 0.6 है। अब सवाल ये है कि रेडियस की इतनी सारी वैल्यूज में से हम कौन सी वाली वैल्यू पुट करें। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम क्या करते होते हैं, वही काम जो हम 9-10 से करते आ रहे हैं, एवरेज ले लिया करते हैं। तो एवरेज रेडियस हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब एवरेज रेडियस क्या निकलेगा, इस चीज को देख लें, व्हाट इज एवरेज रेडियस, ये देखें जरा, एवरेज रेडियस, एवरेज रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज रेडियस आपको पता है, एवरेज रेडियस के लिए हम रेडियस के एक एंड की वैल्यू पुट करते हैं, रेडियस के दूसरे एंड की वैल्यू पुट करते हैं, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है। क्या ख्याल है, ऐसे ही होता है ना, जब भी दो चीजों का एवरेज फाइंड करना हो तो एक एंड वाली वैल्यू पुट करें, दूसरे एंड वाली वैल्यू पुट करें, ऐड करें, दोनों को 2 पे डिवाइड करें, आपको एवरेज मिल जाएगा। तो यहां से एवरेज रेडियस कितना आ जाएगा, एवरेज रेडियस बन जाएगा 0.3, दैट्स इट। बस वैल्यूज अब पुट कर दें, अब तो मसला ही हल हो गया। तो बी की जगह उसकी वैल्यू, अब मेरे पास नहीं है वैल्यूज तो खुद ही पुट कर लीजिएगा, ओमेगा अभी कैलकुलेट करना है, तो बी की वैल्यू पुट करें, ये आपके सामने है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही 0.3, वो यहाँ पे पुट करें। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन हो चुकी है, वो पुट करें। एल की वैल्यू, एल लेंथ, यानी उस कंडक्टर की लेंथ जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ड्रैग हो रहा है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ड्रैग हो रहा है वो है मेटल की स्पोक, तो मेटल की स्पोक की वैल्यू पुट करें, सारी वैल्यूज आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगी, बस देख लें जो भी मिलती है। अच्छा यहां तक क्लियर है। अब फिर अगर क्लियर तो मैं एक सवाल पूछता हूं इसमें से आप लोगों से। जी जी सर। अच्छा, मेरा अब आप लोगों से एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि देखिए मैंने डायरेक्ट आपसे कहा वैल्यूज पुट करें आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा मेटल की कितनी स्पोक्स थी, टोटल 12 स्पोक्स थी। मुझे बताइए आखिर में 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, जरा हर स्पोक की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, एक स्पोक दूसरी तीसरी चौथी करते करते 12 स्पोक्स हैं, टोटल 12 स्पोक्स हैं। तो ये तो फिर ईएमएफ सिर्फ एक स्पोक की नहीं हमने फाइंड की, क्योंकि लेंथ हम पुट करेंगे सिर्फ एक स्पोक की, बाकी स्पोक्स किधर गई। तो क्या ये जो वैल्यू आएगी आखिर में उसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। यस, व्हाट डू यू थिंक। 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना हमने। वजह वजह उसकी ये है कि जरा गौर से देखें, ये सारी की सारी स्पोक्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में है या नहीं है, सारी पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो देखिए एक स्पोक की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, कितनी इंड्यूस हुई, इतनी इंड्यूस हुई, दूसरी की वजह से इतनी इंड्यूस हुई, तीसरी की वजह से इतनी इंड्यूस हुई, चौथी की वजह से इतनी इंड्यूस हुई। तो सारी की सारी तो पैरेलल में, तो ओवरऑल ईएमएफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ईएमएफ या वोल्टेज की बात है, जाहिर है सेम होती है। तो जब वोल्टेज सेम होती है पैरेलल में तो 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आई समझ, जैसे अगर मैं दो बैटरीज कनेक्ट करता हूं ना, ये देखें जरा, लाइक ये देखें, ये एक बैटरी है, ठीक है, इसी तरह ये दूसरी बैटरी है, ये तीसरी बैटरी है,
तो अब ये देखें जरा इस चीज को, सपोज कर लें ये तीनों की तीनों जो है ना 5 वोल्ट की बैटरीज हैं, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, इन तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया लाके पैरेलल में। ये देखें जरा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इन तीनों का मैंने बना दिया इस तरह से। अब ओवरऑल जो वोल्टेज होगी इन तीनों की मिला के वो टोटल वोल्टेज भी 5 ही होगी। इक्विवेलेंट वोल्टेज जो होगी, इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगी, ईएमएफ इक्विवेलेंट, वो कितनी होगी? वो भी 5 वोल्ट ही होगी। समझ आई बात की? तो अब यहां पे भी तो देखें, हर मेटल की स्पोक की वजह से इतनी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, और सारी मेटल की स्पोक्स हैं भी पैरेलल में। तो जब सारी पैरेलल में है, जैसे ये बैटरीज तीनों की तीनों सेम वोल्टेज वाली, सेम ईएमएफ वाली पैरेलल में थी, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी 5 वोल्ट ही बनी, सेम ईएमएफ बनी। तो यहाँ भी तो यही होगा, ये सारी मेटल की स्पोक्स क्योंकि पैरेलल में है, तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट ईएमएफ सारी की सारी उतनी ही होगी। समझ आ गई बात की? यानी इतनी। अलबत्ता एक चीज जरूर है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बैटरीज को कनेक्ट करते हैं ना, तो टोटल करंट इंक्रीज हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल सपोज कर लें, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि एक बैटरी करंट देती है 1 एम्पेयर का, दूसरी भी 5 वोल्ट की है, सेम बैटरी है, वो भी करंट दे रही है 1 एम्पेयर का, तीसरी भी करंट दे रही है 1 एम्पेयर का। तो अब टोटल करंट जो होगा, अब जो टोटल करंट होगा वो टोटल करंट इंक्रीज हो जाएगा, वो इन तीनों का सम हो जाएगा, वो बन जाएगा 3 एम्पेयर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम हो जाता है, लेकिन ईएमएफ उतनी की उतनी रहती है। तो लिहाजा हर मेटल की स्पोक की वजह से इतनी ईएमएफ पैदा हो रही है, और सारों की ईएमएफ इतनी ही होगी।